हाय आई एम श्रुति चतुर्वेदी एंड यू आर वाचिंग लक्ष्मी मंत्रा। आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया है, हमने भी आपके कमेंट्स नोटिस किए कि हमारे कुछ लक्ष्मी मंत्रा एपिसोड्स आपको हमारी चैनल पर नहीं मिल रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच, बट यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। हमने पहले एपिसोड से लेके छठे एपिसोड तक सारे एपिसोड्स को आज के इस वीडियो में कंपाइल कर दिया है। तो आपको कभी भी अगर हमारे फर्स्ट से सिक्स्थ एपिसोड को रेफर करने की ज़रूरत पड़े या देखने का मन करे तो आप इस वीडियो को बुकमार्क कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7th एपिसोड ऑनवर्ड्स एज यूजुअल हर सैटरडे आपको हमारा लक्ष्मी मंत्रा का वीडियो मिल जाएगा। जेंडर इक्वालिटी की ये जो बड़ी सी मूवमेंट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को हमेशा से फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग से बहुत अलग रखा जाता है। नहीं, घर का खर्च चलाना हम उसे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग नहीं कहते। अपने आसपास देखिए, महिलाओं से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको भाई जो बजट दे दिया है आप उसमें घर चलाइए एंड दैट इज इट। जब इससे ज़्यादा महिलाएं कुछ पूछने की कोशिश करती हैं या कुछ समझने की कोशिश करती हैं, या तो उनकी हंसी उड़ा दी जाती है या उन्हें कह दिया जाता है कि भाई आप आम खाओ पेड़ मत गिनो। When you have a deeper conversation about where this behavior stems from, तो आप रियलाइज करेंगे कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है लिटरेसी। इंडिया में सिर्फ 65.4% महिलाएं ही अभी तक लिटरेट हो पाई हैं, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा चंक है जो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। तो माना जाता है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, अगर आपके पास बेसिक लिटरेसी भी नहीं है, तो आपके स्कैम्स में और फ्रॉड्स में फंसने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ऐसा माना जाता है। बट ऑफकोर्स जो सदियों से चली आ रही हमारी पेट्रियार्की की प्रथा है और एंड दिस नीड ऑफ कंट्रोलिंग वुमेन, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम? अगर आपको आपके फाइनेंसेस के बारे में नहीं पता तो कौन सी बहुत बड़ी आफत आ गई? ऑब्वियसली आपके पापा हैं, आपके पति हैं या आपके भाई हैं जो आपके फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं। The problem is not having control on your finances keeps you away from a lot of privileges, lot of benefits। ऐसे बहुत फायदे हैं जो आपको तभी मिल सकते हैं जब आपका खुद के फाइनेंसेस पर खुद का कंट्रोल। हमने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जहां महिलाओं को सालों तक ऐसी चीजें सहन करनी पड़ी हैं जो शायद उन्हें नहीं सहन करनी पड़ती अगर उनके पास में खुद का फाइनेंशियल कंट्रोल होता, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती। अब ये तो बात हुई आपके और मेरे पर्सनल बेनिफिट की, पर जितनी ज़्यादा महिलाएं फाइनेंशियली लिटरेट होंगी, फाइनेंशियली अवेयर होंगी, उसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है हमारे देश को। आज भी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन की 144 देशों की लिस्ट में आज की तारीख में भी इंडिया 139वें नंबर पर है। मतलब हम अभी बहुत बहुत पीछे हैं। तो जितनी ज़्यादा महिलाएं फाइनेंशियली लिटरेट होंगी, जितना हमें फाइनेंसेस के बारे में पता होगा, उतना हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा जल्दी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो बस पैसों के यही तौर तरीकों को समझने के लिए हमने शुरुआत की है लक्ष्मी मंत्र की, एक फाइनेंशियल एजुकेशन शो इन कोलैबोरेशन विद एंजल ब्रोकिंग, जहां मैं हर हफ्ते आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड शेयर करूंगी। जो चीज़ें मैं सीखूंगी वो मैं आपके साथ बांटूंगी, जो आप सीखेंगे वो आप मेरे साथ भी बांट सकते हैं और पूरी कम्युनिटी के साथ भी बांट सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हर हफ्ते आपके साथ 1 से 2 एपिसोड शेयर कर पाऊँ। अब अगर आप एक महिला हैं, अगर आप महिला नहीं भी हैं, बस मेरी तरह बस फाइनेंसेस के बारे में सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास आ जाएगा एक नोटिफिकेशन। सो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लक्ष्मी मंत्रा सून। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे सेफ। Now before we go ahead, let me make it clear कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आपकी तरह इवन आई एम ऑन माई जर्नी टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पर अपनी जर्नी में मैं जो जो चीज़ें सीखती जा रही हूँ, दैट इज वॉट आई एम शेयरिंग विद यू इन दिस वीडियोज। अब जैसे खाना बनाना एक लाइफ सर्वाइवल स्किल है, वैसे ही अपनी फाइनेंसेस पर पकड़ होना लाइफ सर्वाइवल ही नहीं, इनफैक्ट एक लाइफ एनहांसिंग स्किल है। पर जैसे ही अब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आप भी मेरे साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखो, तो फट से उनका जवाब आ गया कि मैं कौन सा पैसे कमाती हूँ, मैं मैनेज क्या करूँ। अब मेरी मम्मी एक होम मेकर है। भारत की 60% महिलाओं की तरह भारत में 60% महिलाएं होम मेकर हैं, यानी कि घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि 60% महिलाओं को अपने फाइनेंसेस के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए, या 60% महिलाओं को कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली नॉट। आप
होम मेकर हैं या आप एक वर्किंग वुमेन है, अपने फाइनेंसेस और अपनी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ये रियलाइजेशन होना कि आप एक होम मेकर हैं या एक वर्किंग वुमेन, एवरी वर्क दैट यू आर डूइंग इज लेबर। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में होम मेकर्स को कोई फॉर्मल कंपेंसेशन या सैलरी नहीं दिया जाता, पर ये रियलाइजेशन होना दैट यू हैव द राइट ऑन योर मनी, आपका आपके पैसों पर हक है और उस हक से हर महीने आप अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसे बचा सकते हैं, ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रेडिशनली इंडिया में महिलाएं जो उन्हें घर खर्च के लिए पैसा दिया जाता है, उसी में से थोड़ा बहुत बचाकर अपने अलमारी में या कपड़ों के नीचे ना एक सीक्रेट फंड बनाती हैं, विच इज़ ग्रेट एक्सेप्ट देयर इज़ वन प्रॉब्लम। हमारे यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी ना हमेशा चलती रहनी चाहिए, लक्ष्मी जब रुक जाती है तो वो अच्छी नहीं होती। तो आपका जो अलमारी में और आपका कपड़ों के नीचे जो एक सीक्रेट फंड है, वहां पे आपकी लक्ष्मी रुकी हुई है, और अगर वो रुकी हुई है मतलब वो बढ़ नहीं रही है। वो सेविंग तो है पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पा रहे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में भी हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तो सबसे पहले जरूरत होती है अपने सेविंग अकाउंट को फॉर्मलाइज करने की। अब अगर आपके पास सेविंग अकाउंट नहीं है या आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप किसी भी बैंक में जाके आपको एक फॉर्म मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर आप एक अपना बैंक अकाउंट बनवा सकते हैं, विच इज जीरो बैलेंस अकाउंट। मतलब आपको कोई भी पैसे डिपॉजिट किए बिना आपका एक बैंक अकाउंट बन सकता है। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते तो आप ऑनलाइन pmjdy.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब यहाँ पे अकाउंट बनाने का आपका ये फायदा है कि एक तो आपका बैंक अकाउंट बन रहा है, सेकंड इट्स जीरो बैलेंस, एंड थर्ड इज यहाँ पे जब आपके पैसे रखे होंगे तो आपको बैंक आपके पैसों पर इंटरेस्ट देगी, मतलब ब्याज देगी। ब्याज मिलने से क्या होता है कि आपके जो पैसे अभी जमा किए हुए हैं वो बढ़ते रहेंगे। आप जितना भी निकालो या जितना भी डालो, जो भी आपका बैलेंस रहेगा उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। इसके अलावा भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि 2 साल तक आपको एक्सीडेंट कवरेज मिल जाता है। तो ओवरऑल जरूरत है आपको एक बैंक अकाउंट बनवाने की। एंड इम्पॉर्टेंटली अगर आप शादीशुदा हैं तो यूजुअली लोगों के जॉइंट अकाउंट होते हैं, विच इज ऑल्सो ग्रेट, बट फिर भी आपका एक खुद का इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट होना आपकी सिक्योरिटी और आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ पर्सनल बैंक अकाउंट। द नेक्स्ट स्टेप इज टू लर्न हाउ टू डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। जब आपका बैंक अकाउंट बन जाए तो उस बैंक का एक एप्लीकेशन होगा जो आपको फोन पर डाउनलोड करना है, और या तो आप वो किसी बैंक के कर्मचारी से भी सीख सकते हैं या आपकी फैमिली में कोई आपको सिखा सके। तो उस ऐप के थ्रू थोड़े छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करना सीखिए। और भी बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप्स हैं, आप उन्हें भी डाउनलोड करवाइए और किसी से सीखिए छोटे छोटे ट्रांजैक्शन, जैसे कि ग्रोसरी का बिल भरना या अपने फोन का बिल भरना। इनसे ना दो चीजें होंगी, एक तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और दूसरा दूसरों पर से आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे हम आपको इन्वेस्टमेंट करना सिखाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है या स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो अगर आपको ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना आता होगा तो वो सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमने अभी अभी बात की इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के लिए एक बहुत ही इसेंशियल सिक्योरिटी का एक टूल होता है। अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि हाउस इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। हम इनके बारे में भी इवेंचुअली सीखेंगे। बट ओवरऑल इंश्योरेंस का काम होता है कि जब भी आप पर कोई आपदा आ पड़े तब यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट योर फाइनेंसेस। पैसों के बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए आपको इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जानने की कोशिश करिए कि क्या आपके और आपके परिवार के पास इंश्योरेंस है, और अगर इंश्योरेंस है तो बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच के इन इंश्योरेंसेस की डिटेल्स लेने की कोशिश करिए। आपके पास कम से कम अपने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल्स तो होनी ही चाहिए। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक इमरजेंसी फंड बनाइए। नाउ दिस कैन बी योर पर्सनल सेविंग अकाउंट और अ लिक्विड म्यूचुअल फंड। लिक्विड म्यूचुअल फंड का फायदा होता है कि यहाँ पे आपके पैसे ग्रो भी कर रहे हैं और आप उसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, बट सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है एक इमरजेंसी फंड बनाना। अब कल को अगर आपकी नौकरी छूट जाए या कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, आपको कोई नई शुरुआत करनी हो, तब आपका इमरजेंसी फंड आपका बहुत बहुत साथ दे सकता है। आइडियली आपके पास आपके 3 से 4 महीने का जो रेगुलर खर्चा होता है उस अमाउंट का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। तो आज आपको क्या करना है, आज के एपिसोड में हमने ये जो 3-4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आपको इनके बारे में सोचना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है
और इन पर एक्शंस लेना है। I will see you in the next episode of Lakshmi Mantra, but don't forget to subscribe to our channel ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। And make sure that you are sharing the video with your friends. I will see you in the next episode. Till then, you take care and stay safe. आपने अभी अभी पैसे कमाने शुरू किए हैं या अभी अभी डिसाइड किया है कि भाई अब बहुत हो गया, अब तो अपने फाइनेंसेस पर पकड़ बनानी ही पड़ेगी। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जो आपका पहला कदम होगा, विच इज़ बजटिंग। जब शुरू में मेरी सैलरी आनी शुरू हुई तो बहुत ही लंबे समय तक ना एक ही कार्यक्रम चलता था कि पैसे आते थे और पैसे ख़त्म हो जाते थे। मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी, नई कंपनी शुरू की थी, तो मुंबई की महंगाई और नई कंपनी की इनकम ये काफ़ी आउट ऑफ सिंक थे। और फिर आया पैंडमिक और तब रियलाइज़ हुआ कि भाई इतने साल तक इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है जब मेरे पास उतनी सेविंग ही नहीं है जो मुझे सिक्योर फील करा सके। और जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ने लगी, जैसे जैसे मेरी इनकम नॉर्मल होने लगी, वैसे वैसे मैंने शुरू किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो मुझे बहुत पहले शुरू कर लेना चाहिए था, which is budgeting. Now I started off with a very simple, very popular formula which is 50-30-20. अब हमारे एक कहावत है ना कि चादर जितनी लंबी हो पैर उतने ही पसारने चाहिए। इसी कहावत का एक एक्सटेंसिव सा वर्जन है 50-30-20 रूल। इस रूल के हिसाब से आपकी 50% ऑफ योर इनकम शुड गो टुवर्ड्स योर नीड्स यानी आपकी ज़रूरतें। ये ऐसे खर्चे हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। अब अगर आप कहीं रह रहे हैं तो आपको घर का रेंट या घर का EMI देना ही पड़ेगा, फ़ोन का बिल भरना ही पड़ेगा, भूख लगती है तो खाना ही पड़ेगा, जिसके लिए ग्रोसरी का बिल भरना पड़ेगा। ये आपकी ज़रूरतें हैं। फिर आता है 30% विच शुड गो टूवर्ड्स योर वॉन्ट्स मेरा आपका हम सबका फेवरेट है, क्योंकि वॉन्ट्स इज़ योर डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है पर मन तो करता है, जैसे कि किसी हॉलीडे पर जाना या नए गहने खरीदना, नए कपड़े खरीदना या कोई एक्सपेंसिव सा गैजेट लेकर आना। तो 30% ऑफ योर इनकम मैक्सिमम शुड गो टुवर्ड्स योर वॉन्ट्स। और फिर बचता है 20% जो कि जाना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग कर लिया या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया या किसी सेविंग अकाउंट में डाल दिया। तो 20% ऑफ योर इनकम शुड गो टुवर्ड्स योर सेविंग्स। नाउ दिस इज़ अ ग्रेट फॉर्मूला टू स्टार्ट विद। पर मेरी मम्मी ना जब भी उन्हें बड़े खर्चे करवाने होते हैं तो इस जो अपनी चादर वाली कहावत है उसे बड़ा कन्वीनियंटली मॉडिफाई कर देती हैं। एंड शी सेज कि पैर पसारो, चादर तो बाजार में और भी मिल जाएंगी। आई लव दिस लाइन बिकॉज वॉट शी इज़ हिंटिंग एट इज़ कि इनकम बढ़ाओ। पर इनकम बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा खर्चा आपके वॉन्ट्स पर और नीड्स पर कर दीजिए। इसका मतलब है कि वॉन्ट्स और नीड्स पर भी थोड़ा परसेंटेज बढ़ाएंगे, पर आपकी इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। यानी कि अगर एक साल तक आप हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगले साल आप 35,000 रुपये इन्वेस्ट कर पाएँ। इनकम कैसे बढ़ेगी इस पर तो हम एक और वीडियो कभी और बनाएंगे, बट फॉर नाउ लेट्स होप कि आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वहाँ हर साल आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। तो अब जब भी मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं अपना जो 50-30-20 वाला फॉर्मूला है उसे रिवर्स कर देती हूँ। वेयर आई ट्राई, अब जैसे पिछले 2 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी नीड्स को कंट्रोल में रखूँ, जितनी है उतनी ही रखूँ। वॉन्ट्स तो बढ़ेंगी ही भाई, नेचुरल है, बट उसे भी थोड़ा लिमिट में रखूँ और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊँ। नाउ आई एम अ सिंगल अनमैरिड वुमेन लिविंग ऑन माई ओन, तो अभी के लिए मेरे लिए ये करना तो पॉसिबल है। नाउ व्हेन आई से आई रिवर्स द फॉर्मूला, व्हाट डू आई मीन। मान लीजिए कि पिछले साल मेरी इनकम थी 20 लाख रुपए, जो अब हो गई 24 लाख रुपए, मतलब मुझे 4 लाख का इंक्रीमेंट मिला। अब पिछले साल तक जो मैंने अपने 20 लाख को 50-30-20 के हिसाब से एलोकेट किया था वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, मतलब 50% जा रहा है मेरी नीड्स की तरफ, 30% जा रहा है मेरे वॉन्ट्स की तरफ और 20% कर रही हूँ मैं इन्वेस्ट। पर अब जो बचा ये 4 लाख रुपए, यहाँ मैं 50-30-20 नहीं बल्कि रिवर्स यानी कि 20-30-50 का फॉर्मूला लगाऊंगी। मतलब ये जो 4 लाख का 20% है उसे मैं डालूंगी अपनी नीड्स की तरफ, 30% को डालूंगी वॉन्ट्स की तरफ और जो 50% है उसे चुपचाप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दूंगी। और इसी तरह जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी मैं हर साल अपने इस फॉर्मूला को बदलती जाऊंगी, जहां मेरा फोकस रहेगा कि मेरी वॉन्ट्स और नीड्स लिमिट में रहें, जितनी कम हो सके उतनी रहें और मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाए। अब वॉन्ट्स के लिए मेरा एक पर्सनल फंडा है कि मैं जो भी नई चीज़ें खरीदूं दे मस्ट मेक माई लाइफ अ लिटिल ईजियर
better or at least contribute to increasing my income. Now expensive bags, expensive jewelry, expensive kapde, they don't necessarily make my life any easier or better, and neither do they increase my income. But एक नया laptop या एक नया phone या एक कोई अच्छी सी जगह पर holiday, these are the things that make me more productive, that upgrade my life in some way and give me an experience. So that is where I preferably want to spend my wants का budget on. But this is my personal funda, my personal formula. आप आपका फॉर्मूला अपने हिसाब से बना सकते हैं. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस होल थिंग इज़ जो भी आप आपकी इनकम में से बजट करके इन्वेस्टमेंट की तरफ अलोकेट कर रहे हैं वो भी आप इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, ना कि जस्ट सेविंग्स में. एंड बिकॉज ऑफ अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे हमने पिछले एपिसोड में सीखा कि लक्ष्मी जब चलती रहती है तो लक्ष्मी बढ़ती रहती है. बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है. पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे अगले एपिसोड में. आज आपको करना है, पेन पेपर लेकर बैठिए, अपनी इनकम लिखिए, परसेंटेज अलोकेट करिए, उस अमाउंट को फिक्स करिए और आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां हम सीखेंगे अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग. टिल देन यू टेक केयर, स्टे सेफ, और जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क बिल्कुल करके आइएगा. पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपसे कई बार कहा कि अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा, आपके पैसे ग्रो करेंगे. तो ये क्या चक्कर है? आपको कोई आपके पैसे ग्रो कर कर क्यों दे रहा है? यही जानने की कोशिश करेंगे हम आज के लक्ष्मी मंत्र के एपिसोड में. दिस शो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. Before we go ahead, let me make it very clear that I am not a financial advisor. मैं financial advisor नहीं हूँ और ना ही लक्ष्मी मंत्र, ये जो हमारा शो है, इसका मकसद है आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस देना. इस शो का मकसद बस सिंपल सा है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज से इतना इक्विप कर दिया जाए, इतना आपको सक्षम बना दिया जाए कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकें. आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको अपना पैसा कहाँ डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है और कब निकालना है. Now coming back to compound interest. अब ये शब्द आपको शायद से सुना सुना लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा था. हमने इसके बारे में क्लास 7th में पढ़ा था, तो या तो आपने इसे क्लास 7th में पढ़ा होगा या फिर अपने बच्चों के सिलेबस में देखा होगा. अगर बिल्कुल याद नहीं है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. आज के एपिसोड में वी विल डू अ क्विक रिविजन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड वी आर गोइंग टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग बाय शोइंग यू कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज करके अपने पैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. इमेजिन करिए कि आज आपने एक आम का बीज बोया, आप उसे पानी देते गए, कुछ सालों बाद उस बीज से एक आम का पेड़ हुआ और कुछ सालों के बाद उस पेड़ पर आम के फल आने लगे, उन फलों के अंदर और आम के बीज थे, इन आम के बीज से और कई सारे आम के पेड़ लग सकते हैं. तो ये है कुदरत का पावर ऑफ कंपाउंडिंग. सिमिलरली मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए लिए और उसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जहां आपको सालाना मिनिमम 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है. तो 1000 रुपए हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, 10% हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. 1 साल के बाद में आपके 1000 रुपए हो जाएंगे 1000 रुपए विच इज योर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 10% ऑफ 1000 विच इज 100 रुपीज. तो 1 साल में कुछ भी किए बिना आपके 1000 रुपए हो जाते हैं 1100 रुपए. अब ये तो छोटा सा पौधा है, आपने सोचा कि भाई इसे और ग्रो करने देते हैं. आपने इस 1100 रुपए को भी टच नहीं किया और उसे ग्रो होने दिया. अब जो आपको 10% मिल रहा है वो 1000 रुपए पर नहीं मिलेगा बल्कि 1100 रुपए पर मिलेगा. तो अब दूसरे साल के अंत में आपके पास हो जाएंगे 1000 रुपए जो आपने पहले इन्वेस्ट किए थे प्लस 100 रुपए जो आपको फर्स्ट ईयर के एंड में मिले प्लस 110 रुपीज जो आपको दूसरे साल के अंत में मिले. तो कुल मिला के 2 साल के अंदर आपके 1000 रुपए हो गए 1210 रुपए. अब ये तो एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट था, एक बहुत ही छोटा सा इंस्टेंस था आपको समझाने के लिए कि कैसे हमारा फाइनेंशियल सिस्टम हमें मौका देता है हमारे पैसों को बढ़ाने का. तो इन शॉर्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी आपने अपना प्रिंसिपल अमाउंट डाला उसकी ग्रोथ के ऊपर जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उससे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ लेट मी शो यू हाउ आई एम ग्रोइंग माई मनी. जब मैं 25 साल की हुई तब मैंने डिसाइड किया कि अगले 10 साल तक, जब तक मैं 35 साल की हो जाती हूँ तब तक हर महीने 50,000 रुपए मुझे चुपचाप ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना है जहाँ रिसर्चेस और ट्रेंड्स के हिसाब से मुझे मिनिमम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है.
तो 25 साल की उम्र से 35 साल में मतलब हर साल मैंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मतलब 10 साल में मैंने 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 10 साल के एंड में, क्योंकि मुझे मिनिमम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे 60 लाख रुपए सिर्फ 60 लाख रुपए नहीं रहेंगे। 10 साल के बाद में मेरे 60 लाख रुपए ग्रो कर हो जाएंगे 1 करोड़ 5 लाख रुपए। नाउ लेट मी शो यू सम मोर मैजिक। जब मैं 35 साल की हो जाती हूँ तब मैं डिसाइड करती हूँ कि ये जो 1 करोड़ 5 लाख रुपए हैं इससे मैं टच नहीं करूंगी, लेट मी कीप इट इन्वेस्टेड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। पर अब अगले 10 साल तक मैं और पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगी। तो जब मैं 45 साल की हो जाऊंगी मेरे 1 करोड़ 5 लाख हो चुके होंगे बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 करोड़ 73 लाख, ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीज, जहां पे हम मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मान के चल रहे हैं, बट यूजुअली इससे बेटर ही मिलता है। तो 20 साल में मेरे 60 लाख रुपए जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट टच इट, जस्ट बिकॉज आई इन्वेस्टेड इट, becomes almost 3 करोड़ रुपीस थैंक्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने पिछले वीडियो में बजटिंग करना सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ वो लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज वॉच दैट वीडियो। वहां पे जो हमारा 20% बनता है वो हमें इन्वेस्ट करना है। आप उस अमाउंट को निकाल कर बैठिए, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। बट प्लीज रिमेंबर, कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता। अगर आज की तारीख में आप 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो 10 साल के बाद में आपके 500 रुपये भी बढ़ कर बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 1 लाख रुपए हो जाएंगे। अब हम स्कूल में तो है नहीं, तो हमें बड़े बड़े फॉर्मूलाज याद करने की तो अब जरूरत है नहीं है। तो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर शेयर कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको जो आपका 20% अमाउंट मिला है बजटिंग के बाद में, उसे डालकर देखिए कि अगले 3 साल में, 5 साल में या 30 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर कितनी हो जाएगी। सो नाउ इज टाइम फॉर होमवर्क ऑफ द डे। एक रियलिस्टिक सा गोल सेट करिए कि अगले 3 साल में या 5 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी तो ग्रो हो जानी चाहिए। अब इस कैलकुलेटर में जाके रिवर्स कैलकुलेशन करिए, देखिए कि अगर आपको 3 साल के बाद या 5 साल के बाद एक अमाउंट चाहिए तो रिवर्स कैलकुलेट करके देखिए कि आपको उसके लिए हर महीने कितना इन्वेस्ट करना होगा। और वो जो एक अमाउंट आता है, कोशिश करिए कि हर महीने कैसे भी करके उस अमाउंट को रिलीजियसली आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, या उससे ज्यादा अमाउंट को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आज की वीडियो को देखकर आपके मन में कुछ भी सवाल आ रहे हैं, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लक्ष्मी मंत्रा। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे सेफ। मेरे हिसाब से आज का वीडियो इस पूरे सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब मेरे लिए बहुत आसान है आपको बताना कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, और आप जल्दी जल्दी सीख भी जाओगे। बट हम अब किसी स्कूल में तो है नहीं और सिलेबस खत्म करने की हमें कोई जल्दी भी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप और मैं समझे कि फंडामेंटली पैसे काम कैसे करते हैं। क्योंकि अगर हमें एक बार ये समझ आ जाए, एक बार हमें ये पूरा सिस्टम समझ आ जाए, देन इट बिकम्स वेरी इजी कि फ्यूचर में जब भी आप कोई फाइनेंशियल डील करेंगे, अगर जैसे आप लोन ले रहे हैं या आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या होगा। कमिंग बैक, आज के लक्ष्मी मंत्रा वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स, जो कि आपके और मेरे हर प्रॉब्लम का रीजन और सोल्यूशन दोनों है। और इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है क्रेडिट, यानी कि उधार। I am Shruti Chaturvedi and you are watching Lakshmi Mantra, India's first ever financial literacy show for the women, powered by Angel One. This show is for education purposes only and please remember, मैं financial advisor नहीं हूँ और ना ही लक्ष्मी मंत्रा फाइनेंशियल एडवाइजरी शो। हमारा बस एक ही इंटेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को फाइनेंसेस के बारे में एजुकेट करना, उन्हें एम्पावर करना और आपको आपके फाइनेंसेस खुद हैंडल करना सिखाना। अब मैंने स्कूल या कॉलेज में कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, मैंने सब्जेक्ट ही नहीं लिया था। और जब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो जैसे ही वो मार्केट वाला पेज आता था तो उसे तुरंत पलट देती। इतने बड़े बड़े नंबर्स, इतने बड़े बड़े ग्राफ्स, ये सब देखकर ही बहुत इंटिमिडेटिंग फील होता था। ऐसा लगता था कि ये तो हमें कभी समझ ही नहीं आएगा। बट जैसे जैसे मैं रियल लाइफ में एंटर हुई, जॉब करना शुरू किया, मैंने अपनी कंपनी शुरू की, फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स और न्यूज़ पढ़ना शुरू किया, तब रियलाइज़ किया इकोनॉमिक्स की समझ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इकोनॉमिक्स की स्टोरी में 2 मुख्य किरदार हैं, एक है लेने वाला और एक है देने वाला। वन इज द बायर, द सेकेंड इज द सेलर।
जब लेने वाला देने वाले से कोई भी चीज लेता है और देने वाला लेने वाले को कोई भी चीज देता है, तो इन दोनों के बीच में बनता है एक रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। जब लाखों करोड़ों लोग रोज लाखों करोड़ों ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उससे बनती है हमारी इकोनॉमी। नाउ वी मेक ट्रांजैक्शंस ऑल द टाइम। अब मान लीजिए कि मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ और मैं आपके घर आती हूँ, आप मुझे बढ़िया गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाते हैं, और मुझे आपकी चाय इतनी पसंद आती है कि मैं आपको कहती हूँ कि हर रोज शाम को 5 बजे आप मुझे अपने हाथ की बनी हुई चाय पिलाइए। अब शायद से आई होप सो आप मुझे मना नहीं करेंगे, बट आप मुझे एक दिन चाय पिलाएंगे, 2 दिन पिलाएंगे, 3 दिन पिलाएंगे, हो सकता है 1 महीना पिलाएं, बट फिर उसके बाद में तो आप सोचेंगे कि व्हाट डू आई गेट आउट ऑफ इट। तो हम दोनों मिलकर एक डील करेंगे जिसमें मैं आपसे कहूंगी कि आप मुझे रोज 5 बजे अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय पिलाएंगे, एंड इन एक्सचेंज मैं आपको हर महीने 500 रुपये दूंगी। अब यहाँ पर हम दोनों के बीच में शुरू होता है एक ट्रांजैक्शन, एक डील होती है हम दोनों के बीच में, जिसमें मैं आपको 500 रुपये देती हूँ, उसके बदले में आप मुझे अपने हाथ की बनी हुई चाय देते हैं, जिसमें आप मुझसे अपनी मेहनत का खर्चा निकाल रहे हैं, आप मुझसे चाय पत्ती, दूध, चीनी, इन सब का खर्चा भी रिकवर कर रहे हैं। ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन में खरीदने वाला किसी भी गुड्स, सर्विस या फाइनेंशियल असेट को बेचने वाले से खरीद सकता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, क्रेडिट और अ फाइनेंशियल असेट ऑफ द सिमिलर वैल्यू। जैसे कि कुछ लोग सोना गिरवी रखकर पैसे उधार लेते हैं। अब हमारे लेने देने वाले की इस रिलेशनशिप में, इस पूरी स्टोरी में सपोर्टिंग एक्टर्स का रोल प्ले करते हैं सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि वो पब्लिक से टैक्स के फॉर्म में पैसा इकट्ठा करें और पब्लिक वेलफेयर में उन पैसों को स्पेंड करें। और सेंट्रल बैंक, जो कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, उनका काम होता है कि मार्केट में कितना पैसा है और कितना उधार, उसे कंट्रोल करें। एंड हाउ डू दे डू दैट? वन, बाय प्रिंटिंग न्यू नोट्स, एंड नंबर टू, बाय इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज को इन्फ्लुएंस करके मार्केट में कितना पैसा है और कितना उधार, उसे मेंटेन करके रखना। अब इस पूरे इकोसिस्टम में अगर आपको ग्रो करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझें, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट, यानी कि उधार। अब आप उधार कब लेते हैं? जब आपको किसी चीज़ को खरीदना हो और उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत हो, बट अभी आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, बट आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ दिनों बाद आपके पास उतने पैसे आ जाएंगे कि आप उधार देने वाले को उसके पैसे वापस लौटा दोगे, या तो टुकड़ों टुकड़ों में लौटाओगे या एक साथ सारे के सारे लौटा दोगे। इसी रीज़न की वजह से दुनिया में लाखों लोग रोज़ कई सारे क्रेडिट के ट्रांजैक्शन करते हैं। कई बच्चे अच्छी कॉलेज या स्कूल में जाने के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, कुछ लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं, किसी को गाड़ी चाहिए तो वो कार लोन लेते हैं, या किसी को अपना बिजनेस ग्रो करना है तो वो बिजनेस लोन लेते हैं। अब बात यह है कि उधार देने वाला आपको उधार दे क्यों रहा है? ऑलवेज फॉर अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए अब आपको कोई घर खरीदना है जो 5 लाख रुपए का है। अब आपके पास आज 5 लाख रुपए नहीं है, तो आप उसके लिए उधार लेंगे। उधार देने वाला आपको 5 लाख रुपए तो देगा, बट वो आपसे डेफिनेटली एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जब आप 5 लाख रुपए लौटाएंगे तो आप सिर्फ 5 लाख रुपए नहीं लौटाएंगे, आप उस पर इंटरेस्ट जो भी होगा, 10% इंटरेस्ट है या 20% इंटरेस्ट है, जो भी आपने डिसाइड किया है, वो बढ़ाकर ही उसे वापस लौटाएंगे। अब बचपन से मैंने अपने घर पर देखा कि हमारे जो घर के पास वाले किराने वाले की दुकान थी, उनके साथ हमारा एक हिसाब चलता था, जिसमें हर महीने, पूरे महीने हम उनसे शॉपिंग करते थे। जो भी हमें चाहिए होता था वो डायरी में लिख लेते थे कि हमने क्या खरीदा है, कितने का खरीदा है, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जब सैलरी आ जाती थी तब हम उनका पैसा चुका देते थे। तो यहाँ पर हमारा उनके साथ एक ट्रांजैक्शन हुआ बेस्ड ऑन क्रेडिट। नाउ दिस इज एसेंशियली अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन अ रिलेशनशिप। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा घर इस दुकान के पास है, ये दुकान वाले को पता है कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हमारा घर कहाँ है, सो ही बेसिकली हैज़ एन अश्योरेंस कि हम उनके पैसे लेकर, उनका उधार लेकर भाग नहीं जाएंगे। बट जब आप कोई भी लोन लेने के लिए या क्रेडिट लेने के लिए किसी बैंक के पास जाते हैं, तो वहाँ पर तो आपका कोई प्री एस्टैब्लिश रिलेशनशिप होता नहीं है। तो अब यहाँ पर बैंक वाले को कैसे अश्योरेंस मिले कि आप उनका उधार लौटाएंगे ही? तो यहाँ पे बेसिकली आप बैंक को उधार के बदले में एक प्रॉमिस देते हैं, कमिटमेंट देते हैं इन फॉर्म ऑफ अ कोलैटरल, जहाँ पे आप उन्हें कहते हैं कि मैं आपसे उधार ले रही हूँ, मैं आपको डेफिनेटली टुकड़ों में, किश्तों में, इंटरेस्ट के साथ आपका उधार चुका दूंगी, बट अगर मैं कभी नहीं चुका पाती
तो आप मेरे कोलैटरल्स को यूज करके उसे अपना बना सकते हैं। अब कोलैटरल क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग सोना गिरवी रखते हैं, कुछ लोग घर गिरवी रखते हैं, कुछ लोग जमीन के कागज गिरवी रखते हैं। तो आप जब उसे गिरवी रखते हो, आप बेसिकली उन्हें कह रहे हो कि या तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, अगर मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाती तो ये जो मैंने आपको गिरवी दिया है वो आप रख सकते हैं। तो कभी भी जब उधार मिलना आसान हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधार लेना शुरू करते हैं और उनकी खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब क्योंकि किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है, तो उनकी भी खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। उनकी खर्च करने की कैपेसिटी और एपेटाइट जब बढ़ती है तो वो भी और ज़्यादा उधार लेना शुरू करते हैं और इस तरह एक पूरी साइकिल शुरू हो जाती है। अब ये जो पैटर्न है कि आपने उधार लिया जिससे किसी की इनकम बढ़ी, उनकी इनकम बढ़ी तो उन्होंने ज़्यादा खर्चा करना शुरू किया, उनकी लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ी तो उन्होंने भी लोन लिया और भी ज़्यादा खर्चे किए, जिससे लोन लिया उसके भी खर्चे शुरू हो गए। ये जो इंटरेस्टिंग सा एक पूरा वेब क्रिएट हो जाता है, इसकी वजह से होती है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ दिस लुक्स ग्रेट एज वी टॉक अबाउट इट, बट एक्चुअल ग्रोथ तो तब होती है कि आपने मार्केट में जितना उधार दिया है उस उधार को लोग वापस चुकाना भी शुरू करें। अगर लोग उधार चुकाएंगे ही नहीं तो मार्केट में क्या होगा और उसका इम्पैक्ट आप पर क्या होगा, लेट्स फाइंड दैट आउट नाउ। अब किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको कुछ भी लेने के लिए कुछ देना पड़ता है और आप कितना दे पाते हैं दैट डिपेंड्स कि आप खुद ऐसी कोई चीज़ कितनी पैदा कर पाते हैं जिसके एक्सचेंज में आपको पैसा या क्रेडिट मिले या कोई भी इक्वल अमाउंट का कोई फाइनेंशियल असेट आपको मिले। अब अगर आपको ज़्यादा पैदा करना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करेंगे और कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उपज निकाल कर देनी पड़ेगी और इसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। मान लीजिए कि आप एक टिफिन सर्विस चलाते हैं जिसमें रोज आप 1 घंटा काम करते हैं और उस 1 घंटे में 10 लोगों का टिफिन बना कर देते हैं। आपको अब किसी ने एक आटा गूंदने की मशीन गिफ्ट करी जिसकी वजह से अब आपका टाइम कम लगता है और आपकी एनर्जी कम स्पेंड होती है और उसकी वजह से जो आप 1 घंटे में 10 टिफिन बनाते थे उसकी जगह अब आप 1 घंटे में 20 टिफिन बना पाते हो। अगर आप 20 टिफिन बना पा रहे हो तो आप 20 टिफिन बेच पा रहे हो, अगर आप 20 टिफिन बेच पा रहे हो तो आप 20 टिफिन जितना इनकम ले पा रहे हो। तो अब आपका इनकम बढ़ा, अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपका खर्च करने की कैपेसिटी भी बढ़ी। सॉरी मेरा ग्रामर बहुत गड़बड़ हो गया इसमें, बट यू गेट द पॉइंट। अब इकोनॉमी बढ़ती है दो चीज़ों की वजह से, एक जो हमने बात की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ उसकी वजह से और दूसरा क्रेडिट की वजह से यानी कि उधार की वजह से। नाउ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज अ गुड वे टू ग्रो, बट हम उधार लेते हैं क्योंकि इट्स इन ह्यूमन नेचर। वी ऑलवेज वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द ह्यूमन पोटेंशियल और उधार से ज़्यादा बेहतर तरीका क्या हो सकता है। ज़्यादातर लोग जिसे पैसा समझते हैं वो एक्चुअली में उधार ही होता है। बस आप उस उधार के साथ क्या करते हैं दैट डिफाइंस कि वो उधार आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं। एग्जाम्पल, आपने उधार लेकर एक टीवी खरीदा। अब आप पूरे दिन अगर उस टीवी के सामने बैठकर सिर्फ शोज देखते रहेंगे, कुछ कमाई करने का जरिया नहीं बनाएंगे, तो वो उधार शायद आपके लिए उतना ऑस्पिशियस नहीं बनेगा। बट अगर आप उधार लेते हैं किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए या कोई एक नया लैपटॉप लेने के लिए या नया मोबाइल फ़ोन लेने के लिए जिसे यूज़ कर कर आपने वीडियोस बनाएंगे या आप आपकी जॉब ढूंढनी शुरू करेंगे या आप जॉब करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे आप उधार ले रहे हो आपके बेनिफिट के लिए जिससे कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर आपकी उधारी भी अब आपकी कमाई का एक जरिया बन जाती है। अगर आज आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं मतलब आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर डेफिनेटली बहुत सीरियस हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टुडे बिकॉज आई नो इस वीडियो को थोड़ा प्रोसेस करने में भी आपको टाइम लगेगा। तो आज का टास्क बहुत ही सिंपल है। एक पेन पेपर लेकर बैठिए और जितने फ़ोन मिलाने हैं मिलाइए। पता लगाइए कि एटलीस्ट आपकी इमीडिएट फैमिली में आपने कितना लोन लिया है। आपने एक तो लोन लिया है या नहीं लिया है वो पता लगाइए। अगर लिया है तो कितना लिया है, उसके बदले में गिरवी क्या दिया है, किस ब्याज दर पर, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया है और कितने समय में उसे वापस लौटाने का कमिटमेंट दिया है। और ये सब करने के बाद बिना किसी जजमेंट के बस इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपने ये जिन जिन चीज़ों के लिए लोन लिया है इज दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर इकोनॉमिक ग्रोथ इन सम और द अदर वे। मुझे इसका जो भी जवाब आपके मन में आता है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर कर बताइए। आज हमने क्रेडिट के बारे में तो समझ लिया, अब अगले वीडियो में हम समझेंगे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बारे में। मान लीजिए कि आप एक एस्केलेटर के नीचे खड़े हैं
वो जो मॉल में एस्केलेटर्स होते हैं, जो सीढ़ियाँ ऊपर और नीचे की तरफ आती हैं, वो। अब ये एस्केलेटर नीचे की ओर आ रहा है, पर आपको इसी एस्केलेटर को यूज करके ऊपर की ओर जाना है। तो आपके पास अब एक ही रास्ता है। जिस रेट से ये एस्केलेटर नीचे की ओर आ रहा है, उससे ज्यादा स्पीड से आपको इन सीढ़ियों पर चढ़ना है, तब जाके आप ऊपर पहुंच पाएंगे। अगर आप इस एस्केलेटर की स्पीड से कम स्पीड में चलेंगे तो भी आप नीचे की ओर आते जाएंगे। अगर आप इस एस्केलेटर पर खड़े रहेंगे तो भी आप एस्केलेटर के साथ नीचे ही आएंगे। तो अगर ऊपर चढ़ना है तो आपको एस्केलेटर की स्पीड से ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ना होगा। ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन का और हमारे पैसों का। कहते हैं कि हमारे पैसों का सबसे बड़ा दुश्मन है इन्फ्लेशन, और अगर हमें इन्फ्लेशन से अपने पैसों को बचा कर रखना है, अगर इन्फ्लेशन के टाइम पर हमें हमारे पैसों को ग्रो करना है, तो इन्फ्लेशन को समझना बहुत जरूरी है। हाय, आई एम श्रुति चतुर्वेदी एंड यू आर वॉचिंग लक्ष्मी मंत्रा, इंडियाज फर्स्ट एवर फाइनेंशियल लिटरेसी शो, जो स्पेशली बनाया जा रहा है महिलाओं के लिए। These videos are powered by Angel One and are for educational purposes only. Let me make it clear, ना मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और ना ही लक्ष्मी मंत्रा कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी शो। और हम आगे बढ़े उससे पहले लेट मी डू द रिचुअल। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि जब भी लक्ष्मी मंत्रा का नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आज की तारीख में आपने 10,000 रुपये किसी गुल्लक में रखे हैं या कबर्ड में रखे हैं, तो आपके पैसे चोरी हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। जी हाँ, अगर आज आप 10,000 रुपये लेकर किसी कबर्ड में रखते हैं और 10 साल बाद उन 10,000 को वापस निकालने जाते हैं, तो आपके हाथ में तो 10,000 की नोटें ही होंगी, पर उन 10,000 की वैल्यू 6,000 हो चुकी होगी। 4,000 किसने चुराए? इन्फ्लेशन ने। अब हम आगे बढ़े उससे पहले लेट मी मेक इट क्लियर कि महंगाई और इन्फ्लेशन, जिसे हम आमतौर पर कंफ्यूज करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। हम कब कहते हैं कि चीजें महंगी हो गई? जब वही चीज वही क्वांटिटी की आपको ज्यादा दाम में मिल रही है, तब हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। इन्फ्लेशन क्या होता है? जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच थिंग्स आर गेटिंग कॉस्टलियर। अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कुछ एक्सपेंसेस तो करने ही पड़ते हैं, जैसे खाना, बिजली, स्कूल की फीस, बाहर जाना, कपड़े खरीदना, ये एक्सपेंसेस हमें करने ही पड़ते हैं। और जब इन चीजों की कीमत बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है, तो आपको यही चीजें खरीदने के लिए, वही क्वालिटी की चीजें खरीदने के लिए ज्यादा दाम देना पड़ता है। नो मैटर कि आपकी इनकम बढ़ी है या नहीं बढ़ी, चीजों की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, आपको चीजों का दाम तो ज्यादा देना पड़ेगा। अब अगर आप न्यूज देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, और चार्ट्स और रिसर्चेस को देखकर, इकोनॉमिस्ट की अगर हम बातें मानते हैं, तो महंगाई अगले कुछ सालों तक बढ़ती ही रहने वाली है। अब इन्फ्लेशन को, महंगाई को आप और मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ही कंट्रोल करते हैं। आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे उस चीज पर जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आपको जानना है कि आज की तारीख में आपके पास जितने पैसे हैं उन्हें आधा होने में कितना टाइम लगेगा, तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला ऑफ 72, जिसमें आप 72 को डिवाइड करिए आपके देश में जो इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है। अब इंडिया में आजकल 6% का रेट चल रहा है इन्फ्लेशन का। सो डिवाइड 72 बाय 6, तो 12 साल के अंदर आपने अगर आज 10,000 रुपए रखे हैं तो उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी, मतलब 5,000 रुपए हो जाएगी, अगर आपने उसे बस रखे रखा है तो अगर आप कुछ फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ आपके गोल्स हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप महंगाई को मानते हैं। और वो कैसे होगा? बाय इन्वेस्टिंग। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में कहा है कि लक्ष्मी चलती रहनी चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी ना हमेशा चलती रहनी चाहिए, रुकी हुई लक्ष्मी अच्छी नहीं होती। एंड नाउ यू नो व्हाई, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो आज की तारीख में इंडिया में आपको एफडीज में 5 से 6% का रिटर्न मिल रहा है, 5 से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। इन्फ्लेशन किस रेट पर बढ़ रहा है? अबाउट 6 to 7%। अगर आप डेट साइकिल को देखेंगे तो आप ये भी रियलाइज करेंगे कि हमारा इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मच फास्टर ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो अगर आपके पैसे 5 से 10 साल तक एफडी में रखे हुए हैं, उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है मान लीजिए 5%, और इन्फ्लेशन हो रहा है 6%, तो एक्चुअली में आपके पैसे रखे रखे 1% कम हो रहे हैं। तो अब आप जब भी कहीं भी इन्वेस्ट करने का सोचें, कहीं भी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं या स्टॉक्स में डाल रहे हैं या किसी पीपीएफ फंड में डाल रहे हैं,
तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं, आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अब जब भी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कहता है कि यहाँ इन्वेस्ट करिए 10% रिटर्न मिलेगा, 12% रिटर्न मिलेगा, तो आपको अब उनसे पूछना है कि ये तो ठीक है, मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बताइए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिफाइन कि 10 साल में या 15 साल में आपके पैसों की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए पेन पेपर पर भी आप कर सकते हैं, उसके भी फॉर्मूलाज होते हैं, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट दिस विद बिग फॉर्मूलाज। जैसे कि मैं कहती हूँ, अब हम स्कूल में तो है नहीं, वी हैव द लग्जरी ऑफ गूगल, तो आपको बस गूगल करना है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स कैलकुलेटर, वहां पे जाके डालिए कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन किस रेट पर बढ़ रहा है आपकी कंट्री में, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा कि उस ड्यूरेशन के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, आप जो भी डालेंगे आपको पता चलेगा कि उस ड्यूरेशन के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी। रिमेंबर, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले अपने वीडियो में बताया था कि अगर मैं 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करती हूँ ओवर 20 ईयर्स, तो जब तक मैं 45 साल की हो जाऊंगी तब तक वो 3 करोड़ हो जाएंगे, एंड दैट साउंडेड लाइक अ रियली बिग नंबर। बट जब आप इन्फ्लेशन से उसे एडजस्ट करते हैं, जब आप 6% इन्फ्लेशन लेकर एडजस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो 3 करोड़ तो हो जाएंगे, पर आज की तारीख में जो मैं 3 करोड़ में खरीद सकती हूँ, वो 20 साल बाद मैं 3 करोड़ में नहीं खरीद पाऊंगी। 20 साल बाद मेरे 3 करोड़ की वैल्यू आज के 1 करोड़ की वैल्यू हो चुकी होगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो हियर आर योर 2 टेकअवेज फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आज की तारीख में आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर देश में 6% इन्फ्लेशन हो रहा है, तो हर साल आपकी सैलरी, आपकी इनकम कम से कम 6% तो बढ़नी ही चाहिए। अगर आपकी 6% इनकम नहीं बढ़ती है हर साल, तो आप जहां काम कर रहे हैं उन्हें आपको काम करने देने का मौका देने के लिए आप पैसे दे रहे हैं। और अगर आपकी इनकम सिर्फ 6% ही बढ़ रही है, तो एक्चुअली में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आपको नंबर तो बड़ा दिखेगा, बट एक्चुअल में वो ग्रोथ नहीं होगा। तो आप जहां भी निगोशिएट करें, जहां भी आपका अप्रेजल हो रहा हो या इंक्रीमेंट की बात चल रही हो, तो मेक श्योर कि आपको आपकी इन्फ्लेशन से ज्यादा ही इंक्रीमेंट मिले। एंड योर सेकेंड टेक अवे इज, आप जहां भी इन्वेस्ट करें वहां पर सिर्फ रिटर्न को देखकर हमें इंप्रेस नहीं होना है। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द रियल रिटर्न, जिसमें आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर रहे हैं और जो आपको टैक्स देना है वो माइनस कर रहे हैं। तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या आप आज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन जगहों पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर दे गोइंग टू फुलफिल योर फ्यूचर नीड्स और नॉट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको हेल्पफुल लगा है, देन प्लीज शेयर इट विद मोर पीपल। द मोर women are financially independent, the better it is for our country. I will see you in the next video of Lakshmi Mantra. Till then, you take care and stay safe. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.